देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और मुंबई है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें थी कि क्या होने वाला है। और आज वहाँ पर जो संदेश निकल कर आया है, जो परिणाम निकल कर आए हैं, उससे सीधा स्पष्ट संकेत है कि शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे चला रहे थे उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। एनसीपी जो शरद पवार चला रहे थे उसके भी यही हाल हुए हैं, और कांग्रेस बिल्कुल गर्त में जा रही है। पिछले चुनाव से देखें तो 1/3 स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो है नया एक संकेत देखने को मिला है, अनएक्सपेक्टेड परिणाम वहाँ पर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी जो सरकार है हेमंत सोरेन की, वो रिपीट हो रही है। तो इन सब परिणामों पर चर्चा करने के लिए और साथ ही मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के 2 उपचुनाव हैं उन पर भी चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका। आपने जो प्रेडिक्शन किए थे वो लगभग सही साबित होते आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी बम्पर जीत की उम्मीद थी आपको? थैंक यू सर। देखिए, अपन जब लगातार बात कर रहे थे महाराष्ट्र चुनाव पर, तो अपन 2-3 पहलुओं पे मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव ने मतलब वो कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ वही किया। आपको ध्यान में लगातार लिख रहा हूँ या आप नॉन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि इस बार की जो उद्धव और कांग्रेस की जो सीट शेयरिंग थी, उस सीट शेयरिंग में ये समझ में आ रहा था कि इस सीट शेयरिंग के कारण भी कांग्रेस को नुकसान होना तय है। और उद्धव वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे थे जहाँ उनका फुटप्रिंट नहीं था शिवसेना का। देखिए, बाला साहब ठाकरे के ज़माने की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के ज़माने की शिवसेना को आपको अलग अलग रूप में देखना होगा। बाला साहब ठाकरे एक स्टॉलवर्ट लीडर थे और उनका अपना एक महाराष्ट्र के अंदर वजूद था। वो वजूद यदि वो सोचो आप उद्धव ठाकरे के साथ कैरी हो तो मतलब इम्पॉसिबल बात है ये। तो आप ये इन चुनाव परिणामों को देखकर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो 2-3 प्रमुख मुद्दे रहे इस चुनाव के। शिंदे शिवसेना ने उद्धव शिवसेना को घर बिठा दिया। चुनाव दरअसल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस था उद्धव शिवसेना वर्सेस शिंदे शिवसेना का, क्योंकि शिंदे शिवसेना ने टेक ओवर किया था उद्धव शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे की स्थापित की हुई थी। तो जब शिंदे शिवसेना ने उसको टेक ओवर किया, उसके बाद उद्धव के लिए तो जीवन मरण का प्रश्न हो जाना था। चलती सरकार गिराई गई, उद्धव को सीएम के पद से बेदखल किया गया, फिर शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने। तो कितना बड़ा चैलेंज था शिंदे के लिए उद्धव शिवसेना के सामने। लेकिन आप देखिए जो परिणाम आए हैं, उस परिणाम से आपको एकदम समझ में आता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बाला साहब ठाकरे की स्थापित की हुई शिवसेना अब इररिलेवेंट होती जा रही है, अप्रासंगिक होती जा रही है चुनाव परिणाम के मद्देनजर। देखिए, दूसरी बात शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार को मौसम वैज्ञानिक माना जाता है राजनीति का। ऐसा माना जा रहा था कि शरद पवार अभी भी कोई बड़ा चमत्कार करेंगे, लेकिन परिणामों में तो चमत्कार एकदम हवा निकल गई है शरद पवार की राजनीति की। मैं तो व्यक्तिगत ये मान रहा था कि अजीत पवार इतना गेन नहीं करेंगे जितना जैसा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अजीत पवार ने मोर और लेस अपने आप को प्रूव किया। और शिंदे शिवसेना ने जिस तरीके से प्रूव किया है वो एक मिरेकल है। उसके कारणों पे अपन अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं तो दुनिया हमेशा परिणामों को पूछती है, कारणों को नहीं पूछती है, ध्यान रखिए आप। तो ये परिणाम आप देखिए जिस तरीके का आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी 120 के आसपास ट्रेंड कर रही है। 150 सीटों पर लड़कर यदि 120-22 सीटें बीजेपी जीत रही है तो पिछली बार से भी अधिक जीत रही है। पिछली बार के फिगर से भी 6-7 सीटें बीजेपी ज़्यादा जीत रही है, और उस सूरत में ज़्यादा जीत रही है जब दल बदल करके सरकार बनाई थी। तो एक ये बड़ा, आपने कहा कि आपको एक्सपेक्टेशन थी क्या, तो एक्सपेक्टेशन अपन 150 सीटों की बात तो ऑलरेडी कर ही रहे थे कि 150-160 सीटें तो दिख रही है, लेकिन 200 क्रॉस कर जाए युक्ति ऐसा लग नहीं रहा। सही बात है। जिस तरह से राजा भाई ने कहा कि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का नहीं था, ये चुनाव शिवसेना के अस्तित्व का था। ये असली शिवसेना वर्सेस नकली शिवसेना का था। तो शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे चला रहे थे और जो शिंदे जी चला रहे थे, उन दोनों में से लोगों ने शिंदे शिवसेना को प्राथमिकता दी। बहरहाल राजा भाई, एक सवाल फिर निकल कर सामने आता है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उस हिसाब से तो काफ़ी कुछ अलग परिणाम निकल कर आए हैं। देखिए, बहुत आपका गंभीर सवाल है, इसका मैं जवाब एनालिटिकल देता हूँ आपको। मैं चूँकि डाटा स्टडी कर रहा था और महाराष्ट्र के चुनाव को अपन ने नज़दीक से समझा, कवर किया, देखा। लोकसभा चुनाव में सब सीटों को अनुमान लगाओ तो केवल 6 लाख वोटों का फर्क था। केवल 6 लाख वोट अन्य दलों को ज़्यादा मिले थे, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिले थे। और उस समय उद्धव के प्रति सिंपैथी भी थी। वो सिंपैथी लोकसभा में एनकैश हो चुकी थी, तो वो सिंपैथी यहाँ कैरी फॉरवर्ड होने वाली नहीं थी।
सिंपैथी इसलिए थी कि चलती सरकार गिराई थी, शिवसेना का अपना काडर हुआ करता था, लेकिन वो लोकसभा में इनकैश हो चुका था। और जब लोकसभा में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं आए, उनके फेवर में नहीं आए, तो बीजेपी ने इस महाराष्ट्र को बहुत ही मैक्रो लेवल पे काम करना शुरू किया। आप समझिए बात को, भारतीय जनता पार्टी यदि 120 सीटें 25 सीटें ला रही थी, इसके पीछे 4-5 प्रमुख कारण समझिए आप। लोकसभा में जो रिजल्ट आया उससे बीजेपी अलर्ट मोड पे चली गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा में भी ये रिजल्ट आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव राष्ट्र के चुनाव का एक सबसे बड़ा राज्य है। इसका सीधा सीधा कारण है, सरकार भले ही दिल्ली से चलती हो, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई में उद्योग जगत बसता है, उद्योग जगत के हिसाब से रीतियाँ और नीतियाँ तय होती है, आप ध्यान रखिए आप। और उद्योग जगत के हिसाब से पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी होते हैं। तो यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार न बना पाए, तो फिर देश की तरक्की में, देश के स्टॉक मार्केट में, देश के कॉर्पोरेट में एक अलग मैसेज जाता है। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को उद्योगपतियों की सरकार माना जाता है, यह इसमें कोई डाउट नहीं है। इस सरकार को बनाने में जिन लोगों के महत्वपूर्ण योगदान रहे, उसमें आप समझिए, लोकसभा चुनाव के बाद संघ ने, आरएसएस ने, चूँकि नागपुर उनका हेडक्वार्टर है, संघ ने बड़ा गंभीरता से लेना स्टार्ट किया। और आप इतने लगातार हॉटलाइन पढ़ रहे हैं सर, तो मैं कब से लिख रहा हूँ कि संघ ने मैदान संभाल रखा है, संघ ने मैदान संभाल रखा है, संघ मैदान में है, प्रभात फेरियाँ कर रही है। मैक्रो लेवल पे जो मॉडल मध्य प्रदेश में लागू था, वही मॉडल वहाँ महाराष्ट्र में लागू किया जब मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई थी। तो संघ ने लोकसभा में तो अपना हाथ खींच लिया था, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में संघ ने डेडिकेटेडली काम किया, प्रभात फेरियों के माध्यम से, ग्रॉस रूट के माध्यम से। फिर इस बार क्या हुआ, इसका जो मैनेजमेंट था वो क्लस्टर वाइज था। विदर्भ में देखिए, मैंने जैसा जिक्र किया कि कैलाश विजयवर्गीय तकरीबन 4 महीने से लगे हुए थे। मुझे याद आता है श्राद्ध पक्ष के बाद से कैलाश जी महाराष्ट्र चले गए थे। बिल्कुल सही। और इस बार मुझे ध्यान आता है, इस बार नवरात्रि में भी वो रेयरेस्ट मध्य प्रदेश आए, इंदौर आए, और उन्होंने अपना पूरा फोकस वहीं किया। तो उनके अंडर में कुछ सीटें थी, उनको फोकस करके दिया गया। मध्य प्रदेश के कई राजनेताओं को क्लस्टर वाइज दिया गया, गुजरात के प्रभारियों को दिया गया, साउथ से प्रभारी बुलाए गए, और सबको क्लस्टर वाइज दिया गया। एक बात मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। दूसरा, संघ अपने आप में मैदान संभाल रखा था, और उद्धव के पास या शरद पवार के पास कोई अलग से स्टॉलवर्डशिप नहीं है जो नरेंद्र मोदी के रूप में इन लोगों के साथ है। मोदी, अमित शाह और योगी तीनों स्टार प्रचारक रहे, और जो बटेंगे तो कटेंगे का फार्मूला चल पड़ा, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि वो भी एक प्रकार से एक जैसा उसमें एक रंग दिया गया सांप्रदायिकता का उस चुनाव के भाषणों के माध्यम से। और उद्धव का कांग्रेस से हाथ मिलाना, ये एक मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक नया संदेश दिया है। लोकसभा में क्यों नहीं हुआ? इसी ये बता रहा हूँ आपको मैं कि लोकसभा के अंदर एक सिंपैथी थी उस समय। लोकसभा में सिंपैथी इसलिए थी कि उद्धव की चलती सरकार गिराई, वो इनके शो की, वो एफडी टूट चुकी है। किसी भी काम में आपकी एफडी एक बार होती है, ध्यान रखिए आप, वो एफडी एक बार टूट जाती है। जीवन में कोई भी रोना धोना होता है ना, तो उसको सिंपैथी एक बार मिलती है, रोज रोज रोने वाले को सिंपैथी नहीं मिलती है। तो रोना धोना एक बार था, उसकी सिंपैथी मिल गई। राजनीति वैसे भी शाम दाम दंड भेद का खेल है, तो जिस तरीके से शाम दाम दंड भेद अपनाए, तो लोकसभा के अंदर उसका मोर और लेस उनको सिंपैथी मिल चुकी थी। और उस समय अजीत पवार डाउन रहे हैं, ये भी आप नोट कीजिए आप। लेकिन इस बार इनको समझ में आ गया कि यदि अब हम डाउन जाते हैं तो सरकार हमारे हाथ से चली जाएगी। तो 6 महीने से ये, जिस दिन चुनाव परिणाम आए थे लोकसभा के 3 जून को, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली थी। और हरियाणा के बाद और मॉरल बूस्ट हो चुका था महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं का, कैडर्स का। वो भी आपके सामने परिणाम है कि हरियाणा में जैसे बीजेपी जीती, तो महाराष्ट्र में एक सेंटिमेंट बनने लगे कि महाराष्ट्र में हम जीत जाएंगे। चुनाव 200 क्रॉस कर रहे हैं, ये मतलब मेरे व्यक्तिगत असेसमेंट के बाहर है। मतलब 150 160 भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे थे, और अपन भी यही मान के चल रहे थे। अच्छा, उसके पीछे बहुत साधारण सा गणित, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि बीजेपी 150 सीटों पे लड़ रही थी, और यदि सपोज कीजिए बीजेपी 50% भी स्कोर करती थी, तो 75 80 मान के चले। बीजेपी खुद 125 पे आ रही है। इट मीन्स शिवसेना का जो वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, और उसका सबसे बड़ा कारण है हिंदू आइडियोलॉजी। हिंदू आइडियोलॉजी का वोट बैंक शिवसेना का हुआ करता था, उस पर बीजेपी ने सेंध लगाई, और उसमें संघ एक बड़ा, जिसको कहते हैं एक्सेलेट करने का मॉडल संघ ने अपनाया। नरेंद्र मोदी, योगी और अमित शाह तीनों रणनीतिकार हैं ही, स्टार कैंपेनर हैं। ये इन महाराष्ट्र के चुनाव का प्राइमरी फेस्टिव प्रथम दृष्टया समझ में आता है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों को देखकर जो लगता है, राजा भाई से मैंने कहा कि लोकसभा में जब इस तरह के परिणाम नहीं थे, तो एक अच्छी बात निकल कर सामने आई कि उस समय उद्धव ठाकरे के प्रति आम जनता की सिंपैथी थी, और वो सिंपैथी फिर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने
50 सीटों पे लड़कर 125 सीटें जीती, तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले से भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, फोकस करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय जी को नागपुर के क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, 12 सीट वहाँ से लगभग सभी सीटें वे जीत चुके हैं। इसके अलावा भी इंदौर के और मध्य प्रदेश के अन्य नेताओं को इस काम पर लगाया गया था, और देश के अन्य प्रदेशों से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगाया गया, और आरएसएस का भी बड़ा योगदान इसमें था। एक बात और निकल कर जो आपने अंत में कही कि शिवसेना का जो वोटर था वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा था, और हिंदुत्व का जो मुद्दा था और बटेंगे तो कटेंगे, इन सब चीज़ों से एक बड़ा प्रभाव निकल कर सामने आया। बहरहाल महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने एक बड़ा संदेश दिया है शिवसेना और एनसीपी को भी। एक स्थायित्व की बात जो है, इनके जो चाहे एनसीपी के शरद पवार हों या शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, इन दोनों को हाशिए पर डाल दिया है, इनकी राजनीति को हाशिए पर डाल दिया है। आपने शरद पवार को लेकर कहा कि वे तो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक है, तो सही बात है, वे अपना पैतरा चलते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके पैतरे चलने में चूक हो गई, और वहाँ पर भी महाराष्ट्र उसके पीछे जो 2-3 बड़े कारण ये भी समझिए आप। देखिए, शरद पवार की उम्र हुई 84 साल जी, हेल्थ कंपल्सन उन पर लागू है, एक बात। और शरद पवार को टेकन टू बी ग्रांटेड कोई भारतीय राजनीति में इसलिए नहीं ले सकता कि शरद पवार उस जमाने में मुख्यमंत्री बने जब इन बच्चों की उम्र भी नहीं है। सही बात। उस जमाने में सीएम रह चुके हैं वो, और वो क्या नहीं रहे, सेंट्रल में नहीं रहे, स्टेट में नहीं रहे, और एनसीपी के ब्रांड स्टॉलवर्ट लीडर रहे। शरद पवार की पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपके पास साथ कोई चीज़ कुछ लिमिटेशन हो जाती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी स्टार कैंपेनर होते हैं, फिर संघ का ग्रॉस रूट का कार्डर जो है आपके लिए काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एक बात आप गंभीरता से समझिए सर, सिंधे, एकनाथ सिंधे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए सिंधे को इतने सीटें मिली है, ये ध्यान रखिए आप देखिए कि महाराष्ट्र के जितने भी चुनाव प्रचार में, विज्ञापन में, प्रसारण में हुए, तो मोदी ने, योगी ने, अमित शाह ने सिंधे को हमेशा हर रैली में साथ रखा। तो वो पार्टी भले ही अलग हो सकती है, फेस वैल्यू भारतीय जनता पार्टी का वो, यह ध्यान रखिए आप। इंडिविजुअल सिंधे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस लेवल का स्कोर कर पाए, लेकिन बीजेपी की अलायंस है और बीजेपी की फेस वैल्यू है, और मोदी, अमित शाह, योगी जैसों ने उसको कंटिन्यू साथ रखकर, चाहे ब्रांडिंग में हो, चाहे एडवर्टीजमेंट में हो, चाहे रैलीज में हो, उसको भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट बता रखा था, उसका एडवांटेज मिला है। यही बात अजीत पवार पे लागू होती है, पर चूंकि अजीत पवार शार्प शूटर है, अजीत पवार राजनीति करना आप बेहतर जानते हैं मौजूदा दौर की, उनको मालूम है कि मैं किन कंडीशन में यहाँ आया हूँ, इसलिए मेरा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। यदि अजीत पवार का परफॉर्मेंस पुअर होता तो हो सकता है कि अजीत पवार बीजेपी के द्वारा दरकिनार कर दी जाते हैं। अब सवाल ये राजा भाई कि पिछले जो सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को में बगावत करके और यहाँ पर आए थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वहाँ देवेंद्र फडणवीस की कुर्बानी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिन्होंने वो मुख्यमंत्री होते हुए पार्टी के लिए, पार्टी की रणनीति के लिए और पार्टी के प्रति अपना त्याग दिया और उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 125 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जो महायुति है उसमें भी वे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, क्या शिंदे फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या अजीत पवार का कोई बड़ी भूमिका रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान इस समय चौंकाने वाले परिणाम लेकर आता है, भूपेंद्र पटेल और मोहन यादव इसके उदाहरण हैं, क्या ऐसे किसी नेता को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में लाएंगे? मेरा व्यक्तिगत स्पष्ट रूप से मानना है बीजेपी इस बार कोई प्रयोग नहीं करेगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि ये जो चुनाव है देवेंद्र फडणवीस की फेस वैल्यू पे लड़ा गया है, और देवेंद्र फडणवीस इसमें पुरानी सरकार में कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए थे, पार्टी के प्रति अपना कमिटमेंट दिखा चुके थे। देखिए, वो सीएम थे, फिर आपने उनको एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत से बिठा के रखा। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होती है, संवैधानिक पोस्ट नहीं होती डिप्टी सीएम, केवल एक तगमा होता है, लेकिन पोजीशन वाइज बात करो तो आप कैबिनेट मिनिस्टर जैसे हो जाते हो आप। तो एक सीएम को आपने सीएम बना के रखा और वो बन के रहे, बैठे रहे, और उनका कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आया जिसमें उनको नाराजगी प्रकट की हो। मैं उनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस के, ठीक है। और इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस एक मेरी नज़र में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र फेस रहे हैं जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा क्या सिंधे के चांस हैं या अजीत पवार के, मेरी नज़र में -% में भी नहीं है, जीरो तो छोड़िए आप, माइनस में भी नहीं है। 125 बीजेपी की खुद की सीटें आ रही हैं, 144 का मेजोरिटी मार्क है, 145 चाहिए होता है, 20 सीटों का खेल होता है, बार्गेनिंग वैल्यू, सीटें जीते हैं, बीजेपी इनको उतना ही सम्मान से अपने साथ रखेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन बीजेपी इनको
मुख्यमंत्री बनाए, मुझे 1% भी, मतलब 1% भी ऐसा एश्योरेंस नहीं है कि बीजेपी कोई अन्य पार्टी के व्यक्ति को सीएम बनाएगी। अब सब पावर अपने हाथ में रखेगी और इन लोगों को सहज सम्मान जहाँ जहाँ एकोमोडेट करना है करेगी, चाहे वो शिंदे हो चाहे अजित पवार हो। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि कौन बन सकता है, तो मेरा स्टेक देवेंद्र फडणवीस पे है कि फडणवीस एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको जो सीएम बनाए जा सकते हैं। उसका आधार मैं हरियाणा बता रहा हूँ, सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और सैनी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद जो प्रयोग हुए उसमें सैनी फिर से रिपीट हुए हैं। मुझे लगता है कि फडणवीस एकमात्र ऐसे कैंडिडेट रहेंगे, या फिर फडणवीस की भूमिका और कोई बड़ी होती हो तो बात अलग है। और बड़ी में आप सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बाकी रह गया है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नए अध्यक्ष के तौर पर आएगा। तो देवेंद्र फडणवीस उनमें से भी एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। पर बहरहाल मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का जो दबदबा है और जो पार्टी के प्रति त्याग उन्होंने दिया है, उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान इस विषय में ज़रूर सोचेगा। हमने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की उसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं। भूपेंद्र यादव की भूमिका आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा मैं मानता हूँ। भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई। भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा चुनाव लड़े, अच्छे मार्क्स से जीते और फिर चुनाव जैसे उनका खत्म हुआ सीधे उड़ीसा चले गए। लेकिन राजा भाई, मैं यहाँ एक बात बता देना चाहूँ, जो आपने भूपेंद्र यादव की बात कही तो मुझे याद आता है आपने हॉटलाइन पे प्रेडिक्ट कर दिया था जब भूपेंद्र यादव को भी पता नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, उस समय वो दूसरे विषय थे, उसमें कई ऐसे पॉलिटिकल के साथ एस्ट्रोलॉजिकल इंक्लूड भी हुआ करते थे। लेकिन अभी अपन जब बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो उड़ीसा जब चले गए वो, तो उड़ीसा में राज्य की सरकार और लोकसभा में शायद 21 सीटें आई है वहाँ पे जी। 21 सीटें लाना और राज्य की सरकार को भी पटनायक जैसे गंभीर व्यक्ति को वहाँ से हटाना, इसमें भी आप मान के चलिए कि भूपेंद्र यादव का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव का परिणाम महाराष्ट्र का बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, तो भूपेंद्र यादव को वहाँ का प्रभारी बना गया। तो बैक टू बैक देखिए मध्य प्रदेश, बैक टू बैक देखिए फिर उड़ीसा, देन महाराष्ट्र, और सक्सेस रेट देखिए ऑलमोस्ट 100%। जी। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा डेडिकेशन पार्टी को दिखता है, तो उनकी भूमिका में भी कोई वैल्यू एडिशन हो। अभी वो कैबिनेट के मिनिस्टर तो कह रहे हैं इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, संगठन में कोई बड़ी पोजीशन दी जा सकती है। जैसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोस्ट पे भूपेंद्र यादव एक बड़े कंटेस्टेंट के रूप में हो सकते हैं। उनकी भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत से यदि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना हो तो बात अलग है। यादव फैक्टर, भूपेंद्र यादव का फैक्टर है, वो भी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे सकता है। जैसे शुरुआती दिनों में बात की जाती थी कि मोहन यादव है इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में उसका लाभ मिलेगा, तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी और यादव बन जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो केवल अपन अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल समझ के हिसाब से भूपेंद्र यादव का कद बढ़ गया है। सही कहना राजा भाई, भूपेंद्र यादव काफ़ी गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं और कुशल रणनीतिकार हैं। ऐसा माना जाता है कि उड़ीसा की आपने बात कही, मध्य प्रदेश की बात कही, महाराष्ट्र में जो उन्होंने भी कमाल कर दिखाया है, तो काफ़ी कुछ हद तक उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गंभीर किस्म के, शांत रहने वाले और बिना किसी वजह के उत्तेजित नहीं होते, और एक उनका लाइफस्टाइल भी अलग है और काम करने का तरीका भी अलग है। तो भूपेंद्र यादव भी आपने कहा कि गंभीर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कैबिनेट में रहेंगे, या शिंदे के पुत्र सांसद हैं तो शिंदे लोकसभा में ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे और बेटे को यहाँ राज्य में लाना चाहेंगे, ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? देखिए, बीजेपी आज की डेट में जिस पोजीशन पर खड़ी है ना, जो मार्क्स बीजेपी के पास है 125 के आसपास मार्क्स, तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में नहीं है। वो आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आपको यहाँ बने रहना है या दिल्ली चलना है, आप तय कर लीजिए। आपकी भूमिका रेस्पेक्टिव है, बनी रहेगी। हमने आपको हमारे एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर को हटा के आपको सीएम बनाया था, अब आपकी बारी है कि आपको डिच कर जाऊँ, जो जिनके खिलाफ लड़े उनके साथ जाने की अब कोई संभावना नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो मुझे आपने जो कैलकुलेशन बताया है वो इजी गोइंग हो सकते हैं कि अपने पुत्र को एडजस्ट कराना हो या डिप्टी सीएम की हैसियत से बैठना हो, वो बैठ भी जाएंगे। उनको मालूम है पावर में बने रहने के लिए चेयर के अंदर बनना जरूरी है। पर मेरा ये मानना है शिंदे सीएम के पोस्ट पे कंटेस्ट में रहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी भूल हो सकती है समझने में,
लेकिन मैं इस मार्क्स को देखते, इस पॉलिटिकल इक्वेशन को देखते हुए बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है कि एकनाथ शिंदे को ना, और बीजेपी का काडर ने देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों को वोट किया है, तो शिंदे मुझे नहीं लगता कि इसमें इस पोस्ट के लिए रिलेवेंट रहेंगे। फटाफट झारखंड की तरफ आते राजा भाई, वहाँ पर हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी संभावना पूरी है, वहाँ पर लगभग बहुमत मिल चुका है उनको। तो झारखंड में क्या रहा, आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जो जेल रह कर आए और जो वहाँ पर जो हालात थे उसके लिहाज से हेमंत सोरेन की पार्टी वापस सत्ता में आ रही है? देखिए, आपको याद है जब 1-1.5 महीने से पहले से मैं लिखते आ रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड अपन टेलीविजन पे बोलते आ रहे हैं कि जब से इनको जेल भेजा, जेल भेज के आपने हीरो बनाया उसको, और जेल भेजने के बाद कोर्ट के या जो ईडी के, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो बेल हुई और ईडी के ऊपर जिस प्रकार सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे पहले उसी दिन समझ में आने लगा था कि अब ये व्यक्ति उभर कर आएगा। और जेल से छूटने के बाद मतलब करीब 1 महीने के अंदर चुनाव लड़के उन्होंने इस चुनाव की बाजी को पलट दिया। और जेएमएम का जो मूल काडर है वो ट्राइबल, आप और मैं दोनों जानते हैं, और पूरी लीडरशिप उसी पे टिकी हुई है, तो वो एक बड़ा फैक्टर था कि मुझे लगता है इसके साथ एक सिंपैथी फैक्टर था ही था। प्लस भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे मुझे इस चुनाव में जितना जोर महाराष्ट्र में नज़र आया था उतना नज़र मुझे झारखंड में नज़र नहीं आ रहा था। इंटरनली होगा संगम तो मुझे नज़र नहीं आए। और मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये सरकार इसीलिए रिपीट हुई है कि सोरेन को फिर से जनता ने स्वीकार इसीलिए किया कि उनके साथ एक प्रकार से टॉर्चर हुआ था, इनजस्टिस हुआ था। मैं जनता के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई है और जेएमएम को फिर से एक बार वहाँ पर मैंडेट मिला है। लेकिन इसमें आप 2 चीज़ें देखिए। आप झारखंड के प्रभारी थे शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में यदि भारतीय जनता पार्टी लूज करती तो शिवराज सिंह चौहान के मार्क्स भी घटते हैं, ये ध्यान रखिए आप। और शिवराज सिंह चौहान ने चंपई सोरेन को बीजेपी ज्वाइन कराई थी अभी, पूर्व मुख्यमंत्री। और वो पूर्व मुख्यमंत्री, जब कैरेक्टर देखिए आप नेताओं का, कि जिस व्यक्ति ने आपको जेल जाने के पहले कुर्सी दी, मुख्यमंत्री बनाया, कुर्सी से हटे तो आप अपॉर्चुनिस्टिक हो गए, दगाबाज हो गए, दोगले हो गए, आपने पार्टी छोड़ दी। तो ये संदेश तो क्लियर है ना कि चंपई सोरेन भले गए हों, लेकिन चंपई सोरेन की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी थी आप देख लीजिए, ठीक है। या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको सीएम का कैंडिडेट बना के अनाउंस कर देती। तो शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले में सफर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जैसे आपने जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश में भी तो आप देखिए ना, बुधनी के अंदर जब तक ट्रेंड चल रहे थे, जिस क्षेत्र में शिवराज का बड़ा होल्ड हुआ करता था, वहाँ पे किराड़ समाज के वोट पटेल को मिले हैं, ये आप समझिए। इम्पोर्टेंट बात ये भी समझिए आप। इसके अलावा आप ये समझिए कि जो एक सीट है श्योपुर वाली, वो तो हार गए। मतलब कितना बड़ा संदेश दिया मध्य प्रदेश की जनता ने कि राम निवास रावत, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे, बड़े कद्दावर नेता थे, उनका अपना एक बड़ा जलवा था उस क्षेत्र के अंदर। और उनको मनाने के लिए एक बार राहुल गांधी आए थे कि आप क्यों छोड़ रहे हो पार्टी, पिछली बार जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय, ठीक है। राहुल गांधी, प्रियंका उनको मनाने आई थी। उस समय तो चलो उन्होंने 5 साल नहीं पलटा, लेकिन बाद में पाला पलट के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि चुनाव हार गए तकरीबन 7,000 समथिंग वोटों से। ये बड़ा संदेश है भारतीय राजनीति में, ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश की राजनीति में खास तौर से, कि आप यदि दल बदलते हो और स्टॉलवर्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपको वैसे ही स्वीकार करे। यही सर, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए। महाराज के साथ 24 लोग आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उस समय जब छल कपड़ प्रपंच से सरकार बनी थी। धीरे धीरे आप देख लीजिए अब महाराज के साथ कितने लोग बचे हैं, कितनों को टिकट मिला, कितने जीते हैं, कितने हारे हैं। जनता अपने हिसाब से हिसाब चुकता करती है, तो वो हिसाब भी आप उठा के देख लीजिए कि कितने 3 मंत्री हैं महाराज के कोटे के हुए भी, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, केवल 3 मंत्री हैं, और शायद 8 या 9 विधायक होंगे जहाँ तक मुझे याद आता है। 24 आए थे उस समय। तो देखिए 5 साल के अंदर, 2020 में सरकार गिराई थी, 5 साल के अंदर 4 ही साल हुए हैं, 4 साल के अंदर कैसे जनता हिसाब चुकता करती है। तो किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मोहन यादव के लिए है ये कि उनके बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बाई इलेक्शन है, जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये जो पहले बाई इलेक्शन है, पहले बाई इलेक्शन में मोहन यादव के लिए सेटबैक है कि आपकी लोकप्रियता, आपकी कार्यशैली, आपका वर्किंग स्टाइल और छल कपड़ प्रपंच से जो लोग आपके साथ ज्वाइन किए, उन सबका हिसाब जनता ने चुकता कर दिया है। जनता ने
सबका हिसाब बराबर कर दिया। जनता का फैसला सर आंखों पर, और जनता ने महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव हैं, उन सब में अपना फैसला दिया है। मध्य प्रदेश में रामनिवास रावत को कड़ा सबक जनता ने सिखाया है। उन्होंने जो दल बदल किया पार्टी के साथ दगाबाजी करके, और मुझे लगता है कि वहाँ पे उनकी हार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी भूमिका थी, जो लंबे समय से पार्टी की सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने भी अपनी तरफ से मुझे लगता है प्रयास किए, और रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल सारे अपडेट्स, राजा भाई को अपडेट्स हैं आपके पास अभी? नहीं, वही फिगर है जहाँ पर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ 125 के आसपास भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की ने महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप किया है वहाँ पर, और करारी हार का सामना कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे को करना पड़ा है। और वहीं पर टोटल ओवरऑल मिलकर जो परिणाम सामने आए हैं वो अप्रत्याशित परिणाम निकलकर सामने आए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर रिपीट हो रही है। मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव में से एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। यह सब कुछ ताज़ा अपडेट है, और हमने गहन विश्लेषण के साथ आपको इन सब परिणामों पर चर्चा की है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।